जादुई चॉकलेट नदी का जादू। कमलापुर गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, माता पिता, बहन और भाई। बदनसीबी से उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। लड़की का नाम आरती था और लड़के का नाम अरुण था। जब उन दोनों के माता पिता का देहांत हो गया तो आरती ने अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर लोगों के घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया और उन्हीं पैसों से वो अपने भाई अरुण का पालन पोषण करती रही। अरुण बहुत जिद्दी था। वो घर की मजबूरी को नहीं समझता था। उसे तो चॉकलेट, फ्रूटी, बाहर की चीजें खाना बहुत ज्यादा पसंद था, पर इन चीजों के लिए आरती के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। एक दिन की बात है, अरुण स्कूल के लिए तैयार होकर अपने स्कूल की ओर निकल गया। जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि स्कूल में एक लड़के का जन्मदिन होता है। वो लड़का सभी को चॉकलेट बांटता है, पर अरुण को चॉकलेट नहीं देता क्योंकि एक बार उसकी अरुण से लड़ाई हो जाती है। इस कारण वो उसको चॉकलेट नहीं देता। ये देखकर अरुण बहुत उदास हो जाता है और घर आकर अपनी बहन से जिद करने लगता है। दीदी, क्या आप मुझे चॉकलेट नहीं दिला सकती हो? मुझे चॉकलेट खानी है। आज स्कूल में सब बच्चों ने चॉकलेट खाई, बस मुझे चॉकलेट नहीं मिली। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं रोज रोज एक ही दाल चावल खा खा कर बोर हो गया हूँ। मुझे चॉकलेट और मोमोज खाने हैं। अरुण देखो, मेरे भाई ऐसे जिद नहीं करते। घर में जो है हमें वही खाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हें हमारी गरीबी और मजबूरी को समझना चाहिए। अभी तुम दाल चावल खाकर ही काम चलाओ। क्या पता आने वाले समय में हमारे पास इतना पैसा आए कि हम दोनों मिलकर बहुत सारी चॉकलेट खाएं। सच्ची दीदी, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम भी आने वाले टाइम में बहुत सारी चॉकलेट खा सकते हैं? अरुण मेरे भाई, ऐसा जरूर होगा। बस तुम अपना दिल और मन साफ रखो, लालच मत करो और बस पढ़ाई में ध्यान लगाओ। समय आने पर ऐसा भी होगा। अब अरुण अपनी बहन आरती की बात समझ जाता है और जिद करना बंद कर देता है। ऐसे ही सुबह होते ही वो अपने स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाता है और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है वो रास्ते में अकेला घर की ओर आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक चॉकलेट गिरी हुई मिल जाती है। उसे देखकर अरुण बहुत खुश होता है और उस चॉकलेट को लेकर घर आ जाता है। जैसे ही वो चॉकलेट घर लेकर आता है, आरती उस चॉकलेट को देख लेती है और कहती है, अरुण तुम्हें चॉकलेट कहाँ से मिली? तुमने आज चोरी करी। मैंने तुम्हें कल क्या समझाया था कि लालच करना बुरी बात है? तुमने ऐसा क्यों करा? मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम्हें चॉकलेट लाई कहाँ से हो? अरुण अपनी बहन की बात सुनकर डर जाता है और चुपचाप जाकर बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेता है। अब अरुण को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चॉकलेट बाल्टी में डाल देता है। चॉकलेट बाल्टी में डालता है तो देखता है कि पूरी बाल्टी चॉकलेट से भर गई है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। अब वो चॉकलेट निकालकर दूसरी बाल्टी में डालता है। वो बाल्टी भी पूरी चॉकलेट से भर जाती है। ये देखकर वो और ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और बाथरूम का दरवाजा पीटती है। अरुण दरवाजा खोलता है और आरती ये सब देखकर कहती है, अरुण तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चलो अंदर जाकर कमरे में बैठो। दीदी, ये तो देखो, बाल्टी पूरी चॉकलेट से भर गई है। अब आप ही बताओ, मैं इस बाल्टी का क्या करूं? और ना जाने कैसे ये पूरी बाल्टी चॉकलेट से भर गई। आरती जैसे ही उस बाल्टी को देखती है वो भी हक्की बक्की रह जाती है। तभी उस बाल्टी में से आवाज आती है, अरुण जो चॉकलेट तुमने इस बाल्टी में डाली थी वो कोई साधारण चॉकलेट नहीं थी, बल्कि एक जादुई चॉकलेट थी। उस चॉकलेट को तुम जिस भी जगह पर डाल दोगे वो पूरी जगह चॉकलेट से भर जाएगी। इसलिए ये बाल्टी पूरी चॉकलेट से भर गई है। चॉकलेट से जो भी मांगोगे ये तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी करेगी। जादुई चॉकलेट की बात सुनकर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब उनकी जिंदगी गरीबों जैसे नहीं रहेगी क्योंकि उन चॉकलेट से वो अपने मन की इच्छा पूरी कर सकती हैं। ये सोचते ही दोनों भावुक हो गए। दीदी, हम दोनों एक काम करते हैं। हम इस बाल्टी को अगर गांव के नदी में डाल दे तो हमारी तरह और भी लोगों का भला हो सकता है। हम अपने जैसे और गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं और अगर कोई भी उस नदी में तैरने या चॉकलेट खाने की मंशा से आएगा तो उसकी भी इच्छाएं पूरी होगी और सब लोग खुश रहेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मेरे भाई, हम ऐसा जरूर करेंगे।
चलो हम इस बाल्टी को जाकर गांव के बाहर वाली नदी में डाल देते हैं। अब दोनों भाई बहन मिलकर बाल्टी को लेकर गांव के बाहर वाली नदी में डाल देते हैं और देखते ही देखते वो विशाल नदी एक जादुई चॉकलेट की नदी में बदल जाती है। अब जैसे ही गांव के लोगों को पता चलता है कि वो एक जादुई नदी है, उसमें जाने से हमारे मन की इच्छाएं पूरी होती है और लोगों को ये भी पता चलता है कि ये नदी अरुण और आरती की है, तो लोग हैरान हो जाते हैं। अब लोग अरुण और आरती को कम पैसे देते थे और उस नदी में जाते थे। इससे अरुण और आरती का भी भला होता था और गांव के लोगों का भी, और वो नदी में जाकर अपने मन की इच्छाओं को मांगते थे। अरुण और आरती ने गरीब लोगों के हित की बात समझकर लोगों की भलाई करी और ऐसा करने से गांव के लोगों की परेशानियां कम होती गई और लोग अरुण और आरती को बहुत सारा प्रेम और स्नेह और दुआएं दे रहे थे। और इस प्रकार आरती और अरुण अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में एक लड़की और उसके माता पिता रहते थे। पिता का नाम रामलाल था और माता का नाम शकुंतला था और उनकी बेटी का नाम स्नेहा था। वो तीनों बहुत प्रेम से घर में रहते थे, पर अफसोस की बात तो ये थी उनकी बेटी स्नेहा के सर पर बाल नहीं थे, जिसकी वजह से उसे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी और लोग उसे ताने मारते थे, जिसकी वजह से उसे घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था। देखते ही देखते वो बड़ी हो गई और एक दिन उसे लड़के वाले देखने के लिए आए। वो चाहती नहीं थी कि उसकी शादी ऐसे हो, क्योंकि बिना बाल वाली लड़की से कौन शादी करेगा। बेटी, तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ और नए कपड़े पहन लो। पता है, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ, अभी शादी करवाना जरूरी है क्या? मेरे सिर पर तो बाल ही नहीं है। वो रिश्ते वाले आकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। उन लोगों ने शादी के लिए मना कर दिया तो मुझे और बुरा लगेगा, और बिना बालों वाली लड़की से कौन ही भला शादी करना चाहेगा। उसकी चिंता मत करो बेटी, बस मैं जो कह रही हूँ वो करो। अपने सिर पर कपड़ा बांधकर आ जाना, वो लोग फिर नहीं पहचान पाएंगे। माँ के जिद पर स्नेहा राजी हो जाती है और देखते ही देखते शाम हो जाती है और लड़के वाले स्नेहा को देखने के लिए घर पहुँचते हैं। अब शकुंतला उनके लिए चाय पानी लेकर आती है और उनका स्वागत करती है। तभी लड़के की माँ बोलती है, अरे बहन जी, चाय पानी तो चलता ही रहेगा, आप अपनी बेटी को जरा बुलाइए। ठीक है बहन जी। बेटी, लड़के वाले आ गई हैं, तुम बाहर आ जाओ। स्नेहा जब बाहर आई तो उसके सिर पर कपड़ा था, जिसकी वजह से लड़के वालों को ये लगा कि स्नेहा ने घूंघट कर रखा है। तभी लड़के की माँ बोली, हमें तो लगा हम एक मॉडर्न बहू लेकर जाएंगे, पर ये तो गांव की गवार जैसी लग रही है। इसने तो घूंघट कर रखा है। लगता है आपकी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अव्वल है, पर वो क्या है ना, उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए वो अपना चेहरा और सिर ढक कर आई है। ये सब सुनकर स्नेहा अपने सिर पर से कपड़ा हटा देती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। नहीं, मेरी माँ तो झूठ बोल रही है। असल में मेरे सर पर बाल ही नहीं है, इसलिए मैंने अपने सर पर एक कपड़ा रखा था, जिसकी वजह से आप लोग शादी के लिए हाँ कर दो। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। लड़के वालों को जैसे ही स्नेहा की सच्चाई पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाते हैं और स्नेहा की माँ शकुंतला को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिन बाद की बात है। स्नेहा घर से बाहर सब्जी लेने के लिए जा रही थी। जब वो घर से थोड़ी दूर आगे गई, तभी उसे गांव की 2 लड़कियां मिली, जो उसके सिर पर बाल ना होने का मजाक उड़ाने लगी और उसे टकली टकली कहकर चिढ़ाने लगी और आपस में उसका मजाक बनाकर उसे परेशान कर रही थी और कह रही थी
कभी दुनिया में ऐसी लड़की किसी ने नहीं देखी होगी जो बिना बालों की है, टकली कहीं की। ये सब सुनकर नेहा जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते एक पेड़ के नीचे जा बैठती है। वो बहुत तेज तेज रो रही थी। उसके रोने की पुकार सुनकर वहाँ पर गुलाबी परी पहुँचती है, जो उससे पूछती है, स्नेहा क्या हुआ, तुम यहाँ बैठे ऐसे क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है जो तुम ऐसे रो रही हो? आखिर मैं आपको क्या बताऊं गुलाबी परी, ये दुनिया मुझे चैन से जीने ही नहीं देती। मैं जहाँ जाती हूँ मेरा मजाक बनाया जाता है, इसलिए मुझे बहुत रोना आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम चिंता मत करो स्नेहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जादुई चीज है, पर उससे पहले तुम्हें एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लानी होगी, तभी मैं तुम्हें वो जादुई चीज के बारे में बताऊंगी। फिर स्नेहा गुलाबी परी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। ये हुई ना बात, ये लो, ये एक जादुई कंघी है। इस कंघी से जब भी तुम अपने सिर पर कंघी करोगी तो तुम्हारे बाल आ जाएंगे और तुम और सुंदर लगने लगोगी। वो बाल बहुत ही सुंदर और अद्भुत और घने होंगे, जिससे तुम और आकर्षित लगने लगोगी। स्नेहा उस जादुई कंघी को लेकर बहुत खुश थी और उस कंघी को लेकर घर आ जाती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। वो घर आते ही उस कंघी से अपने बाल बनाती है। तभी वो देखती है कि उसके सर पर तो बहुत लंबे और घने बाल आ गए हैं, जिसकी वजह से वो अब और सुंदर लगने लगती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वो अपनी माँ को बुलाती है। उसकी बात सुनकर उसके माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाल देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे बेटा, ये चमत्कार कैसे हो गया? फिर स्नेहा बोलती है, माँ, आज मुझे गुलाबी परी मिली थी, उन्होंने मुझे ये कंघी दी है। देखो ना, मेरे बाल अब कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और देखो तो कितने लंबे हो गए हैं। बेटी, अब तो तू बहुत सुंदर लग रही है और तेरे बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। भला हो उस गुलाबी परी का जिसने तुझे ये कंघी दी। अब तो तेरी शादी भी आराम से हो जाएगी। अरे माँ, अब मुझे कई सालों तक शादी नहीं करनी, अब मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। जब मेरा शादी करने का मन होगा तो मैं आपको बता दूंगी। स्नेहा सोचती है कि वो अपनी तरह जरूरतमंद लोगों के लिए ये कंघी का इस्तेमाल करेगी और वो कुछ सोचकर एक दुकान खोल लेती है और उस दुकान में वो कम दामों में लोगों की समस्याओं का हल झटपट से निकाल देती थी। दूर दूर से उसके पास लोग आ रहे थे और उस कंघी का प्रयोग कर अपने बाल घने और काले और सुंदर कर लेते थे। फिर धीरे धीरे स्नेहा के मन में लालच आने लगा और वो लोगों से पैसे मांगने लगी। वो लोगों से ज्यादा पैसे मांगती, जिसकी वजह से उसके मन में और लालच बढ़ता ही गया। एक दिन उसके पास गुलाबी परी अपना भेष बदल कर आई, क्योंकि गुलाबी परी को पता चल गया था कि वो उनकी कंघी से दूसरों के साथ गलत कर रही है और उनसे अपना मतलब निकाल रही है। ये बात सुनकर गुलाबी परी को गुस्सा आता है और वो अपना भेष बदलकर दुकान पर जा पहुंचती है। गुलाबी परी अपना फेस एक लड़की में बदल लेती है और उसकी दुकान पर जाती है। वहाँ पहुंचकर गुलाबी परी कहती है, बहन, मेरी परसों शादी है, मेरे बाल देखो ना, बहुत छोटे और सफेद हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बालों का ट्रीटमेंट करके इन्हें लंबा और काला बना दो। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, पर इसके लिए आपको पूरे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। बहन, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मेरे घर वाले गरीब हैं, बहुत मुश्किल से तो मेरी शादी हो रही है। मैंने सुना है तुम्हारे पास एक जादुई कंघी है जिसकी वजह से तुम लोगों के बाल ठीक कर देती हो। उसकी कीमत तुम 50,000 रुपए मांग रही हो। हाँ, 50,000 रुपए ही लगेंगे। अगर करवाना है तो करवाओ, वरना चले जाओ यहाँ से। तुम जैसे गरीब लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। फिर वो लड़की वहाँ से बाहर निकल के आ जाती है और दोबारा से गुलाबी परी बन जाती है। अब वो समझ जाती है कि ये लोगों से पैसे ऐंठने के लिए ऐसा कर रही है। गुलाबी परी सोचती है कि मुझे इसका कोई हल निकालना ही पड़ेगा। फिर गुलाबी परी रात होने का इंतजार करती है और जैसे ही रात होती है, स्नेहा दुकान से घर आ जाती है।
और जादुई कंघी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। तभी जादुई गुलाबी परी वहां जाकर अपने जादू से उस कंघी को बदल देती है। अब उस कंघी से जो भी कंघी करेगा वो टकला हो जाएगा और उसके सर पर एक भी बाल नहीं रहेगा। ये काम गुलाबी परी ने इसलिए करा क्योंकि वो स्नेहा को सबक सिखाना चाहती थी। अब जैसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है, स्नेहा अपने दुकान पर पहुंच जाती है और जैसे ही वो दुकान खोलकर बैठती है, तभी उसके पास एक कस्टमर आती है। वो कस्टमर बहुत ही अमीर घर की थी, पर उसके बाल छोटे थे और उसके कुछ महीनों बाद शादी थी। उसका नाम जेनिफर था। सुनो लड़की, मुझे अपने बाल बहुत लंबे चाहिए। कुछ महीनों बाद मेरी शादी है और मेरे फियांसे को मेरे बाल लंबे अच्छे लगते हैं, इसलिए तुम मेरे बाल लंबे कर दो। ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा, पर इसके लिए आपको पूरे 80,000 रुपए देने पड़ेंगे। पैसों की चिंता मत करो, बस तुमसे जितना बोला गया है उतना करो। अब स्नेहा अपनी कंघी निकालकर उस लड़की के सिर पर कंघी करने लगती है और जैसे ही वो उसके सिर में कंघी करती है, वो टकली हो जाती है और उसके सिर पर एक भी बाल नहीं बचता। जेनिफर फूट फूट कर रोने लगती है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इधर स्नेहा घबरा जाती है कि ऐसा कैसे हो गया और वो गुलाबी परी के पास दोबारा जाती है और उनसे पूछती है, देखो ना गुलाबी परी, ये जादुई कंघी को क्या हो गया है? इसने अपना जादू उल्टा ही कर दिया। इसकी वजह से एक लड़की टकली हो गई और वो मेरी दुकान से गुस्सा होकर चली गई। ये सुनकर गुलाबी परी कहती है, ये मैंने ही करा है स्नेहा, क्योंकि तुम इस जादुई कंघी का प्रयोग अच्छाई के लिए नहीं बल्कि बुराई के लिए करने लगी थी। तुम इससे लोगों से मनचाहे पैसे मांगकर अपना मतलब सीधा कर रही थी, इसलिए मैंने ही तुम्हारे साथ ऐसा करा है। अब मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकती, चली जाओ यहाँ से। जादुई परी की ये बात सुनकर वो निराश हो जाती है और अब दोबारा अपनी दुकान पर आ जाती है। कुछ समय बाद उसके पास पुलिस वाले आ जाते हैं और वो लड़की अपने माता पिता को लेकर आती है। फिर वो लोग स्नेहा से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों करा। स्नेहा के पास कोई जवाब ना होने के कारण पुलिस उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है और जेनिफर के माता पिता उसकी दुकान में आग लगा देते हैं। ये देखकर गुलाबी परी वहाँ प्रकट हो जाती है और बोलती है, रुको, स्नेहा को माफ कर दो, वो उस कंघी की गलती है, स्नेहा की नहीं। फिर गुलाबी परी उस समय जेनिफर को असली कंघी देती है, जिससे उसके बाल बड़े हो जाते हैं और स्नेहा के सिर पर से बाल चले जाते हैं और वो पहले जैसी गंजी हो जाती है। जैसे ही जेनिफर के सिर पर बाल आते हैं, उसके माता पिता और पुलिस वाले वहाँ से गुलाबी परी की बात सुनकर स्नेहा को माफ करके लौट जाते हैं। पर अब स्नेहा के सिर पर बाल न होने के कारण वो उदास हो जाती है और रोने लगती है और वापस घर आ जाती है। घर पर उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपने किए पर बहुत पछताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।